स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कॉमर्स ब्लॉग पे। आज मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग एंड ओवरव्यू। और इसमें लर्निंग आउटकम की बात कर लें तो इसमें हम देखेंगे डिस्क्राइब द नीड ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग की क्या ज़रूरत है हमें। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग, और इसके बारे में हम जानेंगे, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे। डिस्कस हाउ टू डेवलप स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान, और किस तरह से स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान को डेवलप करेंगे हम। तो सीधे मीनिंग से इसका स्टार्ट करते हैं। बेसिकली है क्या, तो स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान जो है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह से है। स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान से आप समझ ही रहे होंगे, प्लान कहीं भी अगर हम किसी भी जगह प्लान की बात करें तो प्लान का मतलब होता है एक ब्लू प्रिंट तैयार करना कि आगे हमको क्या काम करना है, कैसे करना है। एक पूरा रोड मैप तैयार करते हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, एक प्रोसेस तैयार करते हैं, एक रोड मैप रहता है जिसके हिसाब से हमको सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है, स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान में भी है कि हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और प्लान बनाते हैं मार्केटिंग में, जिसमें कि हम मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरह से हम करेंगे, किस तरह से हर एक चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, वो हम इसमें डिसाइड करते हैं। और जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने के पहले हमको कुछ चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती हैं। उसी तरह से इसमें भी हम ध्यान में देंगे। यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम देखेंगे, और इसी में मार्केट्स, कंपटीटर्स और ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो कोई भी प्लान बनाने के पहले हम कंसीडर करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स को। उसी तरह से यहाँ पे हम इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में देंगे। अब अगर इसकी एक डेफिनेशन की या एक लाइन में इसको समझने की कोशिश करें तो ये है, इट लेज डाउन व्हाट शुड बी डन इन प्रेजेंट टू अटेन मार्केटिंग गोल्स अहेड। मतलब आज की डेट में हम ऐसा क्या करें कि जो मार्केटिंग गोल्स हैं आने वाले टाइम में हम उसको अचीव कर पाएँ। इट इज़ द मार्केट्स रोड मैप फॉर इंटेंडेड डेस्टिनेशन। और इसमें अब देखिए और चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें हम देखते जाते हैं कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फोकस करना कंपनी के लिए कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये इसलिए कहा जाता है कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आज की डेट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे उसके सक्सेस के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का क्या नज़रिया है और उसके हिसाब से हमको चीज़ें डिलीवर करनी है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं। पहले तो हम प्रॉब्लम देखते हैं ना, प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन होता है, फिर हम एक पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम लोग स्टडी टेबल बनाते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। वो क्या होता है कि पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि अरे हमको यार पढ़ना है, पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़ने के बाद ये एक प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रॉब्लम के बाद जो है हम कई चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि हमको अच्छा ये काम करना है, ये इस टाइम पे करना है, ये ऐसे करना है। तो उस हिसाब से एक प्लान बनाते हैं। ठीक इसी तरह स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान में हम पहले देखते हैं कि कस्टमर किस हिसाब से सोचता है, फिर प्लान बनाते हैं और फिर बहुत सारे प्लान नहीं बनाते हैं, पहले कंसीडर एनालिसिस करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, और हम देखते हैं कि किस हिसाब से चीज़ों को हम कर सकते हैं, क्या हमारे फेवर में है, क्या हमारे फेवर में नहीं है। फिर एक फाइनल प्लान बनाते हैं कि चलो अभी इस हिसाब से आगे हमको काम करना है। तो कस्टमर के हिसाब से जब हम सोचते हैं तो देखते हैं व्हाट नीड्स और प्रॉब्लम कॉजेज कस्टमर्स टू कंसीडर बाइंग फ्रॉम आवर कंपनी। किस वजह से कस्टमर हमारे यहाँ से परचेज़ करता है, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम और कौन से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कस्टमर को क्या वैल्यू देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जिसे इसमें दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ध्यान देते हैं। अब फाइनल जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेवलपिंग द स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान। प्लान किस हिसाब से बनता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैंने बताया कि कई सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है, वो सब प्लान यहीं पे, वो देखिए प्लान बनने के पहले वो सब यहीं पे आएगा। जैसे इन्वायरमेंटल एनालिसिस, सबसे पहले हम इन्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं। इन्वायरमेंट इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। फिर कस्टमर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर कंपटीटर को हम ध्यान में देते हैं,
फिर मार्केटिंग मिक्स पे, इस तरह से आगे जो सारी चीज़ें हैं इन सब को कंसीडर किया जाता है। आप इसमें देख रहे होंगे ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें आप पढ़े हैं वो सब कुछ इसमें आ रही है। और इन सब चीज़ों की जब एनालिसिस होती है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल देखते हैं तो एक इन सबको मिला जुला के एक प्लान बनता है। जैसे घर में भी होता है, कुछ काम करना होता है, मान लीजिए आपको एक, आपके पास एक ग्राउंड फ्लोर है, आपको उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर का मकान बनवाना है, तो आप बहुत सारी चीज़ों का पहले एनालिसिस करते हो, अपने फंड से रिलेटेड, अपने मतलब और चीज़ों की ज़रूरतों को, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, घर में कौन बनवा सकता है, किस तरह करना है, तो इस तरह से आप पूरा एक एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के बाद आप फिर कोई डिसीज़न लेते हो या एक प्लान बनाते हो कि चलो इस हिसाब से इस टाइम पे हमारा घर बनेगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है। और मार्केटिंग हो या बिजनेस एनवायरनमेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट जो इस तरह के सब्जेक्ट हैं थ्योरेटिकल, इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो एग्जांपल्स हैं उनको बहुत बेसिक रखिए और एग्जांपल ऐसे रखिए जिनसे आप डेली लाइफ में इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में आपको क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट समझने में बहुत आसान हो जाता है और आप बड़े आराम से किसी सब्जेक्ट को जो है समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल जब आपसे रिलेटेड होंगे तो आप उसको बहुत तेज़ी से कैच कर सकते हो। और अगर मैं कोई ऐसे टेलर मेड एग्जांपल देने लगूँ और कुछ हाई फाई एग्जांपल देने लगूँ जिसको लोग कंसीडर ही ना कर पाएँ, जो रिलेट ना कर पाएँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब आगे हम देखते हैं, सबसे पहला प्रोसीजर जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस का है। और एनवायरमेंटल एनालिसिस में देखिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो है एनवायरनमेंट को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। मार्केटिंग प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरनल एक्सटर्नल है दोनों को हम पढ़ें और एनालाइज करें उनको कि उनका किस हिसाब से क्या चीज़ें हैं। और इंटरनल, अब पहले देख लेते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट है क्या। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो हमारा विद इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपका जो जहाँ पे भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है। इंटरनल का मतलब ही होता है अंदर, और ये अंदर से रिलेटेड। अब आगे और समझते हैं। इट इंक्लूड्स मशीनरी, मैन पावर, पॉलिसीज़, कल्चर एंड स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हमने कंसीडर की यहाँ पे, इंटरनल में आ गया जो मशीनरी है, मैन पावर है, जो पॉलिसीज़ हैं या बिज़नेस के अंदर किस तरह का कल्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। इंटरनल का मतलब ही हो गया कि अंदर का जो माहौल है, अंदर की जो चीज़ें हैं, जो अंदर सब कुछ है, वही आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे कि घर में होता है इंटरनल का मतलब क्या होगा कि आपके अंदर का परिवार का माहौल कैसा है, घर का ओनर कौन है, ठीक है, डिसीजंस कौन लेता है, आपके घर के माहौल कैसा है, फ्रीडम है कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, ये क्या हुआ, इंटरनल हुआ। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, मैन पावर कैसा है, पॉलिसीज़ कैसी, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर हम आगे देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेसिकली जो बिज़नेस के आउटसाइड हो, मतलब बिज़नेस के बाहर की चीज़ें जो हों। तो इसमें क्या हो गया, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, और फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और भी होते हैं। जैसे इसमें नहीं है, लीगल हो गए, लीगल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल होती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक केस स्टडी टाइप का ही आप समझिए, एक पैटर्न देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कहा जा रहा है कि आज की डेट में जो है मेल फीमेल दोनों जो है एम्प्लॉयड होते हैं। और इसका अब इसकी वजह से अब क्या हो गया है, अब इसकी वजह से हो गया है कि दोनों जब 8 से 10 घंटे काम करते हैं तो खाने बनाने के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। जब खाने बनाने के लिए कोई टाइम नहीं बच रहा है तो जो नए कॉन्सेप्ट हैं जैसे रेडी टू ईट फूड का, होम डिलीवरी सर्विस, होटल चेन, इन सबको क्या है, लोग अब ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है इन सब चीज़ों की। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले के समय में लोग बाहर खाना नहीं प्रेफर करते थे, फास्ट फूड जैसी चीज़ों को कम प्रेफर करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइजीन पे आपके इफ़ेक्ट डालती थी, हेल्दी नहीं माना जाता था। लेकिन आज की डेट में जब दोनों मेल फीमेल दोनों जब बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये जो इन सब चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी है ये बढ़ गई है। और अब इन सब चीज़ों को कंसीडर किया जाने लगा है क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं है खाना बनाने का। तो इसी के साथ साथ जब आप
6 दिन काम कर रहे हो तो एक दिन आपको रेस्ट भी चाहिए होता है वीकेंड पे अक्सर। तो इसीलिए आप वीकेंड पे आप देखोगे, वीकेंड पे चाहे मूवी टिकट्स हों या और इस तरह की टिकट्स हों, या आप किसी रेस्टोरेंट ही जाओ वहाँ सीट कम मिलती है। क्यों? क्योंकि लोग जो है, जो लाइफस्टाइल है एक चेंज हो गया है। तो ये कुल कहने का मतलब जो है, जो इस तरह के और इन्वायरमेंट है इसको आप देखेंगे। अब जैसे आईटीसी है, तो आईटीसी के लिए क्या हुआ, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ है, इनको उनको देखना पड़ेगा। जैसे उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल रहे हैं, लोग इस तरह से अब खाने को पसंद कर रहे हैं, तो किस तरह के प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। फिर अगर हम आगे देखें, इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस लीड्स टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आप इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। मतलब आप कहाँ पे मजबूत हो, आप क्या क्या चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हो, और वीकनेस क्या है, आप क्या काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो या क्या रिसोर्सेज आपके पास नहीं है। वहीं पे जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हो, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप देखते हो कि आपके पास जो है क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या आप अच्छा कर सकते हो, अभी ऐसा अवेलेबल है, उसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, या क्या जो है आपके लिए एक थ्रेट की तरह काम करेगा। तो इन सब चीज़ों का एक एनालिसिस होता है। अब देखिए, इसको हम अगर और अच्छे से कर पाएँ, मान लीजिए अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है। ये तुरंत एग्जांपल्स आते हैं, पढ़ा के ऐसे कोई तैयार करके नहीं आते हैं। तो कोविड सिचुएशन में अगर आप देखिए, तो बहुत सारे जो ये पैक्ड फूड का था या इस तरह की चीज़ें थी, उसमें वो क्या, कोई उसको अपॉर्चुनिटी की तरह कोविड में को देख सकता है, कोई थ्रेट की तरह। अपॉर्चुनिटी कोई देख रहा है कि चलो ठीक है, सिर्फ अब लोग जो है बाहर नहीं आएंगे, बाहर खाने नहीं जा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका होम डिलीवरी करा पाएँ। जैसे स्विगी हुआ, ज़ोमैटो हुआ, इसको कितना जो है वो अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली। और थ्रेट की वजह, थ्रेट अगर यही करें तो हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड पांडा, वो कहे कि यार अब होटल रेस्टोरेंट को लोग खाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए थ्रेट की सिचुएशन है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ऐसा नहीं सोचना है, बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक थ्रेट या अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से डिसाइड करती है। फिर स्ट्रेंथ वीकनेस की अगर बात करें, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको जैसे सैनिटाइज़र का जब स्टार्टिंग में आया, तो सैनिटाइज़र पहले लोग बहुत कम प्रेफर करते थे, पर कोविड के बाद अचानक से हर घर में सैनिटाइज़र पहुंच गया है आज की डेट में। पहले ये बहुत रेयर था, स्पेशली अगर आप टीयर 3 सिटी की बात करो, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में तो ये एकदम ना के ही बराबर था। शायद आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह में मिल जाता, वरना कहीं नहीं मिलता। लेकिन आज की डेट में क्या है, टीयर 3 तो छोड़िए, गांव तक में ये पहुंच चुका है, सैनिटाइज़र लोगों के पास है। तो जब ये चीज़ें आई, तो डेटॉल और सेवलॉन जैसी कंपनीज क्या सोची होंगी, जो डेटॉल बनाती हैं, सेवलॉन बनाती हैं, उनके लिए सीधे से वो अपनी स्ट्रेंथ देखी होंगी कि हाँ, हम पहले से कई इस तरह के जो है जर्म को मारने वाले कई लिक्विड हम पहले से तैयार करते हैं, तो हम बड़े लेवल पे इसको तैयार कर सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है, हर एक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी स्ट्रेंथ के रूप में काम किया होगा। अब आगे हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने कस्टमर को सही से आइडेंटिफाई करे। सबसे पहले तो जो दो टर्म चल रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, आप मेरे वीडियोस में भी देख रहे होगे, मैं बताता था कस्टमर और कंज्यूमर में वो डिफरेंस है, वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। देखिए, कस्टमर कोई भी हो सकता है। कस्टमर लिखा है यहाँ पे, जैसे कस्टमर इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्सन हु बाइज अ प्रोडक्ट, वाइल अ कंज्यूमर इज़ अ फॉर्म ऑफ पर्सन दैट इवेंचुअली यूजेस द प्रोडक्ट। तो आपको अगर मैं बताऊं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा अगर है तो वो चॉकलेट खाता होगा। चॉकलेट कौन खरीदने जाता है? आप ला सकते हो, आपके फादर ला सकते हैं, मतलब बच्चे के फादर ला सकते हैं, बच्चे का बड़ा भाई ला सकता है, उसके ग्रैंडफादर, मतलब कोई और भी ला सकता है। तो इन केस में बच्चे को छोड़ के जो भी परचेज कर रहा है वो कस्टमर है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट वो खरीद रहा है। और कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर जो उस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो चॉकलेट को जो बच्चा खा रहा है वो कंज्यूमर है। कई बार कस्टमर ही कंज्यूमर होता है, और
कई बार नहीं हो सकता, जैसे इस बच्चे के केस में। इस पे एक मैं छोटा सा फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा इंडिया की एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें पीएचडी के इंटरव्यू था, और मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था इसी से रिलेटेड था। तो उन्होंने कहा कि कंज्यूमर वर्ड को आप हटा के कस्टमर कर दो। तो मैं उनसे कहा कि सर नहीं, कंज्यूमर ही रहेगा। तो बोले कि फिर उनकी मेरी हल्की से आप बहस कर सकते हो, जो आर्गुमेंट कह सकते हो, जो कुछ भी वो हुआ। क्योंकि होता क्या है कि कई बार टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मैं जेम्स बॉन्ड हूँ, तो वो जेम्स बॉन्ड की चक्कर में जो है बच्चों का भविष्य ले बीतते हैं। तो उन्होंने कहा कस्टमर आप क्यों नहीं कर सकते हो, कंज्यूमर ही क्यों रहेगा। तो मैंने उनको कहा सर कंज्यूमर भले ही, मतलब कस्टमर भले भी कोई हो, लेकिन कस्टमर जो कुछ भी परचेस करेगा वो कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे परचेस करेगा। आप इस चीज़ को ध्यान दो, कस्टमर कोई भी हो लेकिन वो कंज्यूमर के ही टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे बाई करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अब जैसे कि इसका आप कहोगे कैसे, मान लीजिए जो आपके घर में बच्चा है छोटा, वो चॉकलेट में सिर्फ डेयरी मिल्क खाता है, किटकैट नहीं खाता है, तो आप सिर्फ डेयरी मिल्क ही परचेज करोगे, आप किटकैट नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो किटकैट नहीं खाएगा। तो इसी वजह से जो मेरा पॉइंट था कि वो कंज्यूमर के ही टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे जो है कस्टमर परचेज करेगा। तो बच्चे को जो पसंद है आप वही परचेज करोगे, उसके अलग नहीं परचेज करोगे। हालांकि रेस्ट इज़ हिस्ट्री, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं इंटरव्यूअर से बहस कर लिया था। मुझे उस चीज़ का कोई दुख भी नहीं है क्योंकि मैं सही था। चलिए आगे देखते हैं फिर। डेवलपिंग a strategic marketing plan is not possible without knowing who your customers are। जब आप कोई भी स्ट्रेटजिक प्लान बना रहे हो, मार्केटिंग प्लान बना रहे हो, ये मतलब आपके लिए ये लगभग इम्पॉसिबल है कि आप बना लो जब तक आप ये न जानो कि आपके कस्टमर कौन है। मतलब आप किसके लिए प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, वो क्या है, कैसे हैं, अगर आप उनको नहीं जान रहे हो तो उनको, जब आप नहीं जान रहे तो आप कैसे उनके बारे में प्रोडक्ट बना पाओगे। मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि आपको एक फंक्शन में जो है जाके आपको बर्थडे पार्टी का ऑर्गेनाइज कराना है, पूरा काम खाने पीने से लेके हर चीज़। जब तक आपको यही नहीं पता रहेगा कि आप 2 लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हो, 10 लोगों के लिए करा रहे हो, 20 लोगों, कितने लोगों के लिए, आप कैसे करोगे, आप किस क्वांटिटी में करोगे। तो सेम इसी तरह है कि जब तक आप कस्टमर के बारे में आप नहीं जान रहे हो तो आप कैसे ही कोई स्ट्रेटजी बना सकते हो, हवा में आप नहीं चला सकते हो ना। अब आपको कह दिया जाए कि आप जो एक क्लास में पढ़ा के आओ, आपको पता तो होना चाहिए आपको अकाउंट्स पढ़ानी है, मार्केटिंग पढ़ानी है, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाना है, इनकम टैक्स पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है पहले आपको पता तो हो। फर्स्ट ईयर में पढ़ाना है, सेकंड ईयर में पढ़ाना है, तो आप समझ रहे हो कि आपको पहले पता तो हो कस्टमर चाह क्या रहा है, कस्टमर है कौन, तब आप प्लान बनाओगे ना। दस इन दिस स्टेज वी आइडेंटिफाई आवर कस्टमर्स। तब ऐसे केस में हम पहले अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया है, लाइक मर्सिडीज सेल्स इट्स कार टू इलाइट क्लास एज इट इज़ अ लग्जरी ब्रांड। देखिए इनका कहना है कि इसीलिए कस्टमर को जब मर्सिडीज पहचानती है उसको पता है कि वो सिर्फ इलीट क्लास को बेचेगी। उसके कस्टमर कौन है, इलीट क्लास। क्यों, क्योंकि वो खुद एक लग्जरी ब्रांड है। अब ऐसा नहीं है ना कि मर्सिडीज आपके जो है एक टीयर 3 सिटी में जाएगी और वहाँ टीयर 3 सिटी में कोई एक छोटे मोटे फंक्शन को स्पॉन्सर करेगी। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ उसके पोटेंशियल बायर नहीं है, कस्टमर नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको जाके काम करने का कोई मतलब नहीं है। रेदर वो किसी बड़े एक ट्रेड फेयर में या किसी ऐसी जगह पे जाके वो इन्वेस्ट करना चाहेगी जहाँ एलीट क्लास के लोग आएँ या वहाँ पे रहें। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको पता है कि उसके जो टारगेट कस्टमर हैं वहाँ पे हो सकते हैं। फिर इसी तरह आईफोन का भी एग्जांपल दिया है, वो भी आपको पता है कि आईफोन जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को एप्पल टारगेट करेगा। हेंस दिस स्टेज कंसंट्रेट्स ऑन मार्केट सेगमेंटेशन। तो इसी वजह से कहा जाता है मार्केट सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पे हम मार्केट सेगमेंटेशन को फॉलो करते हैं। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, इसको हम देखिए सिंपल से समझते हैं। हम अपनी जो मार्केट है, जो हमारी पूरी मार्केट है, एक ऑर्गेनाइजेशन कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट ABCD Z, ऐसे जेड तक वो कई प्रोडक्ट बनाता है। मान लीजिए हर प्रोडक्ट को खरीदने वाले, सभी प्रोडक्ट को खरीदने वाले एक ही आदमी नहीं हो सकते, एक ही कस्टमर नहीं हो सकते हैं, अलग अलग तरह के लोग होंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट बना देता है। सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, एक टुकड़े में एक मार्केट को बांट दिया, और वो जो टुकड़ा होगा ना उसमें जो
कस्टमर के एट्रीब्यूट्स होंगे, जो उनकी क्वालिटी होगी, जो उनकी डिमांड्स होगी, जो उनका नेचर है, वो एक तरह का होगा। वो मोस्टली एक तरह की उनको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसीलिए वो उस चीज़ को वहाँ पे बांट देते हैं। जैसे कि अगर आप बात कीजिए क्लोथ्स की, तो मान लीजिए एक कंपनी है, ये अपना आदित्य बिरला का एग्जांपल लेते हैं। आदित्य बिरला के पास क्या है, आदित्य बिरला के अगर ग्रुप में हम देखें तो आदित्य बिरला के ग्रुप में कई सारे हैं उनके पास ब्रांड, जैसे टॉमी नहीं पीटर इंग्लैंड हुआ, एलन सॉली हुआ, लुई फिलिप हुआ, वैन ह्यूसन हुआ। अब उन्होंने क्या किया है, हैं कपड़े ही सारे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मार्केट सेगमेंटेशन कर दिया है। सेगमेंटेशन कैसे किया है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे इनकम के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया है। सबसे लोअर जो एवरेज है, नॉर्मल बहुत कम रेंज से उनका स्टार्ट होता है, वो पीटर इंग्लैंड होता है, वो एकदम बेसिक उनका है। फिर उससे आप हायर जाएंगे तो आपके पास एलन सॉली है। एलन सॉली से भी ऊपर जाएंगे जब आप पैसा करें, मतलब महंगे ब्रांड में, तो उनके पास जो है लुई फिलिप है। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को उन्होंने सेगमेंटेशन किया। किस बेसिस पे, उन्होंने रेवेन्यू मतलब इनकम बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया है, जहाँ पे सबसे सस्ता प्रोडक्ट उनके पास पीटर इंग्लैंड में है, फिर एलन सॉली में है, फिर लुई फिलिप में है। इसी तरह अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन की और बात करें तो उन्होंने इस तरह से भी बांटा, फॉर्मल कैजुअल। तो फॉर्मल में उनके पास वैन ह्यूसन है, और कैजुअल में उनके पास पीटर इंग्लैंड, एलन सॉली, लुई फिलिप, ये 3 ब्रांड है। तो इस तरह से कंपनी है मार्केट को बांट देती हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को टारगेट करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उनको पता होता है एक पर्टिकुलर कस्टमर क्या चाह रहा है, उसको टारगेट करना बहुत ईजी है। मान लीजिए जो वैन ह्यूसन के शोरूम में जा रहा है, उनको पता है कि ये इसको सिर्फ फॉर्मल चाहिए, वहाँ पे वो कैजुअल नहीं रखे हैं, वो कैजुअल कपड़े उनको नहीं बेचेंगे। उनको पता है कि इसको पर्टिकुलर जो है फॉर्मल कपड़े ही चाहिए, या ऑफिस जाने के लिए या किसी भी जगह जाने के लिए। सो ये सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट, कस्टमर को टारगेट करने के लिए। अब बेसिस क्या है सेगमेंटेशन के, हालांकि हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको मोटे तौर पे देख लेते हैं। तो कुछ इसको डिवाइड करने के कुछ मेजर होते हैं, जैसे कि एक ज्योग्राफिक हो गया। तो ज्योग्राफिक क्या हो गया कि मतलब जैसे ज्योग्राफी के बेसिस पे आप इसको बहुत तरह से बांट सकते हो। जैसे कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई, पॉलिटिकल का मतलब हो गया कि आपका चाहे स्टेट ले सकते हो कंट्री में, चाहे कंट्री अलग अलग ले सकते हो, कि इंडिया हो गया आपका, नेपाल, श्रीलंका, यूएस, रसिया, इस तरह की कंट्रीज़ हो गई। क्लाइमेटिक ले सकते हो कि गर्मी जहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे ठंडी ज़्यादा है, तो इस तरह से आप उनको ले सकते हो। पॉपुलेशन बाउंड्रीज ले सकते हो कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम है, इस तरह से। डेमोग्राफिक में आप देख सकते हो कि एज पे बांट सकते हो आप। एज पे जैसे कि आप बच्चों के लिए अलग कपड़ा बना रहे हो, जो यंग एज के हैं उनके लिए अलग हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कुर्ता पैजामा या ढीली शर्ट, इस तरह से मतलब उनके लिए एक अलग आप कपड़े बना रहे हो। जेंडर पे आप अलग बना रहे हो। उसके बाद इसी तरह मैरिटियल स्टेटस पे अलग बना रहे हो, फैमिली साइज पे। तो इस तरह से आप बहुत तरह से सेगमेंटेशन कई तरह से हो सकता है। सोशल क्लास का मतलब हो गया आप ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, इस हिसाब से आप बना रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों पे सेगमेंटेशन कर सकते हो मार्केट का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स बाय नोइंग देयर नीड्स एंड डिज़ायर। तो सेगमेंटेशन के बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि पर्टिकुलर जो है टारगेट कस्टमर आपका क्या चाह रहा है। उसके बाद कंपटीटर वैल्यू क्रिएशन एनालिसिस। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको हमेशा जो जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमेशा ये एनालाइज करना चाहिए कि वो अपने कंपटीटर के अगेंस्ट कैसे स्टैंड हो रही है। और कंपटीटर के अगेंस्ट आपको अगर स्टैंड होना है तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीटर से अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी आप जो है उस चीज़ को अपने आप को उसके अपोजिट स्टैंड करा पाओगे। वैल्यू में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई बार क्वालिटी के टर्म में हो सकती हैं, कई बार क्वांटिटी के टर्म में हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह के कस्टमर हैं, किस चीज़ को क्या वो चूज़ कर रहे हैं, इसको वो ज़्यादा वैल्यू मान रहे हैं। Thus, targeting and positioning are two important components of competitor analysis। तो टारगेटिंग और पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टारगेटिंग क्या है। आफ्टर सेगमेंटिंग द मार्केट बेस्ड ऑन द डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस देयर इज़ अ नीड टू चूज़ द टारगेट। जब आप सेगमेंटेशन कर देते हो ना, तो उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक टारगेट को आप चूज़ करो जिसको आप अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, जो आपका टारगेट कस्टमर है।
और क्या होता है कई बार कि सिंगल स्ट्रेटजी विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल ग्रुप्स, मतलब जब कंपनी एक स्ट्रेटजी बनाती है वो सारे ग्रुप पे नहीं काम कर सकती है। जब आप सेगमेंटेशन कर दिए, सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स पे, अलग अलग क्वालिटीज़ पे आपने ग्रुप बना दिए हैं, किसी भी बेसिस पे आपने सेगमेंटेशन किया हो। अब क्या है कि एक सेगमेंट के लिए तो आप सिंगल आपकी स्ट्रेटजी काम कर सकती है, लेकिन आप ये कहो कि सिर्फ एक स्ट्रेटजी सारे सेगमेंट के लिए काम करे तो वो नहीं करेगी। हाँ, आपकी अलग अलग जो है सेगमेंट के लिए, पूरे सेगमेंट के लिए आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। मान लो कि आप एक एडवर्टीजमेंट आप देना चाह रहे हो, एडवर्टीजमेंट आप ऑफिस जाने वाले जो पर्सन है उनके लिए कपड़े का आप एडवर्टीजमेंट देना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में आप सिर्फ फॉर्मल को ही आप कंसीडर कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली जो है ऑफिस का जो ड्रेस माना जाता है वो फॉर्मल ही होता है। तो आप ऐसे केस में अगर आदित्य बिरला ग्रुप है तो वो सिर्फ वैन ह्यूसन का ही वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर पाएगा, वो वहाँ पे जो है कैजुअल का या अपने एलन सोली और इन सब चीज़ों का नहीं कर पाएगा एडवर्टीजमेंट। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रेटजी जब बनती है तो वो एक सेगमेंट के हिसाब से, पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल स्ट्रेटजी बना के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो स्ट्रेटजी फॉलो करो, तो वो वहाँ पे कंज्यूमर को जो है, सभी कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो देखिए इसमें दिया है ना कि सो बीइंग एबल टू डेवलप अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज फॉर योर टारगेट मार्केट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। आपको ये देखना पड़ेगा, हर स्ट्रेटजी, हर सेगमेंट के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग आपको बनानी पड़ेगी उनके हिसाब से। अब टारगेट मार्केट्स के लिए 3 स्ट्रेटजीज़ हैं टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करने के लिए। देखिए किस किस तरह की हैं। तो सबसे पहला है अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग। अनडिफरेंशिएटेड टारगेटिंग का मतलब हो गया कि आप कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो और आप सिंगल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हो और वही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रही है। इस तरह की बेसिकली स्ट्रेटजी वहाँ पे ज़्यादा काम आती है जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो, या आपके जो प्रोडक्ट है, जो इसमें नहीं दिया है मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, या आपके जो प्रोडक्ट है वो आपका एकदम सिमिलर तरह का है, होमोजीनियस टाइप का है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें ज़्यादा। तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको सीधे से टारगेट करोगे। जैसे कि टाटा का नमक हो गया। नमक चाहे आप देखोगे सस्ता ही आज की डेट में कहेंगे 20-22 रुपए का है। नमक चाहे आप गरीब से गरीब घर में देखो, अमीर से अमीर घर में देखो, अब मैं एकदम गरीब में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली जो हम कंसीडर करते हैं, आप किसी भी रिच फैमिली में और गरीब फैमिली में देखो, सब जगह नमक कंज्यूम होता ही होता है। और मोस्टली आप देखोगे टाटा के या जो भी होंगे इसी प्राइस रेंज के 20-22 रुपए के ही नमक होते हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं हर जगह। अब ऐसे केस में क्या हुआ कि उनको जो टाटा नमक के लिए जो एडवर्टीजमेंट हो गए हैं, जो उनकी टारगेट होगा वो कुछ अलग नहीं होगा, वो सिंपल एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, वही स्ट्रेटजी वो फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो बहुत सिमिलर टाइप का है, बहुत मास लेवल पे वो बेच रहे हैं और कोई ऐसा उनको बहुत कंपटीशन नहीं है, मतलब आप जो कुछ भी कह लो। तो इस वजह से यहाँ पे अनडिफरेंशिएटिंग टारगेटिंग जो है रहेगी। फिर कंसंट्रेटेड हो गया टारगेटिंग। तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर मार्केट को आप सेलेक्ट करके वहाँ पे पूरी आप एफर्ट लगा देते हो। एक सिंगल जो है सेगमेंट को आप टारगेट जब करने लगते हो, कंसंट्रेटेड हो गया ना, किसी एक जगह आप केंद्रित हो गए, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को जब आप टारगेट करने लगते हो तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंसंट्रेटेड टारगेटिंग वहाँ पे हम कहते हैं। मान लीजिए कि कई सारे सेगमेंट हैं आपके पास, आप कई बाकी सेगमेंट, मान लीजिए कोई कंपनी है उसके पास 5 सेगमेंट्स हैं, 4 सेगमेंट्स में वो पहले से ही अच्छा कर रही है, तो अभी उसकी सारी फोकस होगी कि जो उसका एक सिंगल बचा सेगमेंट है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं अच्छा करे। एक अभी करंट का एग्जांपल लेते हैं तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी बहुत अच्छे फ़ोन बनाती थी, स्मार्टफोन, वन ऑफ द बेस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बंद करना पड़ा। तो अगर हम बात करें, कंसीडर करते हैं कि अभी उन्होंने बंद नहीं किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो उनके बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे उनकी जो है और केमिकल्स की जितनी भी हैं सेगमेंट्स हैं वो सब अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्मार्टफोन उनका डिवीज़न है वो वहाँ पे उनका काम नहीं कर रहा है। तो अभी वो सारी जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपने लगाएंगे स्मार्टफोन डिवीज़न को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो वो क्या हो गया, कंसंट्रेटेड टारगेटिंग, वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर जो है टारगेट कर रहे हैं मार्केट को या सेगमेंट को। अब मल्टी सेगमेंट टारगेटिंग हो गया कि इसी तरह की जब 2 या 2 से ज़्यादा जो सेगमेंट्स होंगे उन सेगमेंट्स को जब कोई ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करने लगता है तो वो हमारा मल्टी सेगमेंट टारगेटिंग में आ जाता है।
फिर आते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग इज डेवलपिंग अ प्रोडक्ट एंड ब्रांड इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पोजीशनिंग मतलब बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपने प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं एक छवि बनाना, एक पोजीशन करना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ही पोजीशनिंग कहते हैं। और कस्टमर का कई बार जो परसेप्शन है बनाने की कोशिश की जाती है, और परसेप्शन हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो है वो एक्सपीरियंस से, ओवरऑल एक्सपीरियंस से आता है, और जो आफ्टर सेल सर्विस होती हैं या सेल के टाइम होती है उन सब चीज़ों से आता है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बिजनेस कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ इट्स चूजन कस्टमर बेस थ्रू स्ट्रेटेजिक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एंड बाई केयरफुली डिफाइनिंग योर बिजनेस मार्केटिंग मिक्स। आप जो कस्टमर के परसेप्शंस हैं उनको पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हो, यानी अपने फेवर में अफेक्ट उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो अगर आप सही से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे हो और मार्केटिंग मिक्स को फॉलो कर रहे हो। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई प्रोडक्ट है मान लीजिए, तो एडवर्टीज़मेंट आप अच्छे से कर रहे हो। जैसे टाटा का एग्जांपल लेते हैं, अभी आईपीएल चल रहा था, आईपीएल में उन्होंने, और उसके पहले भी काफ़ी एडवर्टीज़मेंट टाटा ने की। टाटा ने क्या किया कि टाटा अपने कार को सेफेस्ट बताया और उस बेसिस पे उन्होंने एडवर्टीज़मेंट करना शुरू किया। तो आप क्या है, पॉजिटिव परसेप्शन अपने जो है कस्टमर के माइंड में आप बना रहे हैं, या पोटेंशियल कस्टमर के माइंड में आप जो है पोजीशन जो अपने प्रोडक्ट की कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, एक सेफ कार से। और परसेप्शन जो है पॉजिटिवली आप उनका जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी तरफ, उनका जो परसेप्शन है अपनी तरफ आप उसको मोड़ रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है देखते हैं पोजीशनिंग में। ब्रांड इमेज और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम आगे इसका जो देखते हैं मार्केटिंग मिक्स देखते हैं, 4 पीस के बारे में क्या कहा है। तो 4 पीस जैसे कि हम जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। तो कंपनी डिसाइड करती है कि किस तरह के उनको जो है प्रोडक्ट बेचने हैं। कुछ फर्म्स ऐसी होंगी जो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कई सारे प्रोडक्ट बेचेंगी। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है अपनी स्ट्रेटजी को डिफाइन करती हैं। अब जैसे सैमसंग का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सैमसंग के पास कई सारे जो है सेगमेंट्स हैं, कई सारे उनके पास गैजेट्स हैं, जैसे वो मोबाइल फ़ोन में भी हैं, नेटबुक भी है उनके पास, टैबलेट भी है, टेलीविज़न भी है। तो इस तरह से उनके पास कई सारी चीज़ें हैं जो सैमसंग जो बेच रही है। तो इस तरह से प्रोडक्ट का अपना ध्यान में रख के एक स्ट्रेटजी को डिफाइन करना, प्रोडक्ट लाइन को ध्यान में रख के। जैसे प्रोडक्ट लाइन हमने आपको कल पढ़ाया था कि प्रोडक्ट लाइन जो है रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले, उनको हम प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। अब प्रोडक्ट लाइन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से डिफाइन करता है तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत आसान हो जाता है। वो उसको पहले से पता होगा ना कि उसके पास किस तरह के जो है प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या है उनके पास। जैसे मोबाइल फ़ोन का हम देखते हैं तो उनके पास टच का है, स्लाइडर का है, क्वालिटी है। अब उनके पास क्या है, एक प्रोडक्ट लाइन है। प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे जो है उनके पास जो स्ट्रेटजी बनानी है, उनको पता है किस तरह से काम करना है। स्ट्रेटजी में कई सारी स्ट्रेटजी हो सकती हैं, वो हर सभी जो है स्ट्रेटजी जो है सभी प्रोडक्ट के हिसाब से वो अपना बनाएंगी। तो प्रोडक्ट लाइन को कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोडक्ट लाइन लेंथ का मतलब आपको बताए थे कि नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट लाइन जो अलग अलग हैं, तो इसको ध्यान में रख के कंसीडर करके उसके बाद जो है बनाना। ये सब थोड़ा सिंपल टर्म्स हैं, बस इसको आप सिंपली भी पढ़ के समझ सकते हो। फिर प्राइसिंग को ध्यान में रख के कंपनी को देखना है कि क्या प्राइस उनको जो है चार्ज करना है, प्राइस से रिलेटेड जो है उनको कैसी स्ट्रेटजी बनानी है। जैसे कुछ कंपनी होंगी वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब जो उनकी टोटल कॉस्ट होगी उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट लेके जो है प्राइसिंग को ध्यान में रख के प्राइस करेंगी। फिर कुछ होंगे कंपटीशन को ध्यान में रख के प्राइस करेंगी। जैसे किसी किसी प्रोडक्ट में हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि वो हमेशा जो है मार्जिन तो ज़्यादा है, वो ज़्यादा तो रखेगा मार्जिन, लेकिन अपने कंपटीटर से कम रखने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद मार्केट की अभी कंडीशन कैसी है, कई बार आप ये कंसीडर करिए कि कई बार अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखे हैं, और लेकिन जो है प्राइसिंग सब ब्रांड की सेम है, चाहे आप ए का लीजिए, बी का लीजिए, सी का लीजिए। अगर मार्केट कंडीशन उनके फेवर में नहीं है, मान लीजिए डिमांड कम होती है किसी प्रोडक्ट की, तो कहीं ना कहीं ऐसे केस में जो है जो कंपनीज़ होंगी
वो प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगी, जिससे कि उनकी जो सेल वो थोड़ा बरकरार रहे। फिर ब्रांड कैसी है, आपकी ब्रांड इमेज कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप जो है प्राइस डिसाइड करते हो और मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप उसी हिसाब से बनाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको प्राइसिंग जब आप रखते हो पूछने पड़ते हैं, जैसे आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइसिंग जो रख रहा है, प्रॉफिट कमाना है, मार्केट कैप्चर करना है, लोगों की सर्विस करना है। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि प्राइसिंग, जब आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाते हो। और प्राइस कैसे सेट करनी है आपको, तो देखिए प्राइस सेट करने पे भी है कि आप फिक्स्ड प्राइस रखोगे कि आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग रखोगे। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़े होगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट के ऊपर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के प्राइसिंग रखना चाहते हो। डिमांड बेस जैसे पेट्रोल डीजल का हम देखते हैं मार्केट प्राइसिंग है डिमांड और सप्लाई बेस पे। फिर वैल्यू बेस्ड का मतलब हो गया कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए कि आप प्राइसिंग तो 100 रुपये रख सकते हो, लेकिन जो उससे जो फ़ायदा मिल रहा है वो 80 रुपये का ही, तो आप प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, वैल्यू के हिसाब से प्राइसिंग करोगे। अगर 80 है तो 80 के आसपास ही रखोगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जब प्राइसिंग आप रखते हो किसी भी प्रोडक्ट को, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और तब आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो कि हाँ हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे प्राइसिंग में। तो ये आप सब पढ़ सकते हैं, जैसे कि डिस्काउंट होना चाहिए या नहीं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इस तरह से बहुत सारे, हाँ, डू यू यूज़ अ प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी और अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। स्कीमिंग का मतलब हो जाता है जब किसी प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत हाई प्राइस पे इंट्रोड्यूस करते हैं, और पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी में होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सस्ते कीमत पे इंट्रोड्यूस करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, एमआई के जब फ़ोन आते हैं तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग के हिसाब से आते हैं, वो बहुत कम कीमत रखते हैं और वो मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है एक तरह से छेद करना या अपना स्पेस बनाना पहले से ही कंजेस्टेड जगह में। तो बजट फ़ोन आप जब देखोगे तो वहाँ पे जो है एमआई अपने फ़ोन की प्राइसिंग जो है बहुत कम रखती है, जिसको हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी कहते हैं, कि अपना स्पेस बना लेना कम प्राइसिंग की वजह से। स्कीमिंग जैसे हो गया, बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, सैमसंग हो गए, एप्पल हो गई, ये स्कीमिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, जहाँ पे प्राइस अपने प्रोडक्ट ही बहुत हाई रखते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है ब्रांड इमेज की वजह से और लोगों के मन में एक अपना अलग प्लेस बनाने की वजह से जो है इसको फॉलो किया जाता है। और भी कुछ रीजंस होते हैं, ये जब आगे प्राइसिंग में पढ़ेंगे डिटेल में तब वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर प्लेस का हो गया, तो प्लेस में हम देखते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये हम पढ़े ही थे कल। तो अब जब हम स्टडी बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी ध्यान देनी पड़ती हैं, जैसे कि अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी अंडर विच अ कंपनी सेल्स थ्रू एज मेनी आउटलेट्स एज पॉसिबल। इंटेंसिव हो गया, इंटेंसिव का मतलब हो गया कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। इंटेंसिव में हो गया जहाँ पे इंटेंस हम बोलते हैं ना, बहुत विकट तरीके से। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं अपने प्रोडक्ट को बहुत हैविली उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, या नमक हो गए, टॉफ़ी हो गए, बिस्किट हो गए, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जो बहुत छोटे प्रोडक्ट हैं, कंपनी इनको बहुत इंटेंसिव तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपको हर गली मोहल्ले की दुकान में आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आपको क्या हुआ कि हर जगह अवेलेबल है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि जब कंपनी के कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, ज़्यादातर ये कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट से हाई प्राइस के होते हैं ये, और एक डेली यूज़ के प्रोडक्ट ये नहीं होते हैं। तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे प्रोडक्ट के लिए लिया जाता है जिनको कुछ ऐसी जगह पे, लिमिटेड जगह पे बेचा जाए, वो एक्सक्लूसिव हो गए। कुछ डेली प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह हो गए, लेकिन ज़्यादातर ये डेली यूज़ के प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो जैसे कि अगर आप अब डेली यूज़ में क्या बोलें, कंसीडर आप कर सकते हो डेली परचेज या रिपीटेड परचेज के प्रोडक्ट नहीं होते ही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए। इस तरह की चीज़ें एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनका जो है एक अपना पर्टिकुलर शोरूम होगा या बहुत लिमिटेड जगह होगी जहाँ पे ये बेचे जाते हैं। जैसे कार्स हो गई, तो इनकी डीलरशिप होती हैं, लिमिटेड होती हैं। आपको ये सारे प्रोडक्ट हर गली मोहल्ले में नहीं मिलेंगे। जैसे सैमसंग का शोरूम है तो वो सिर्फ शहर में, अगर जो टियर 3 की सिटी है तो वहाँ पे 1-2 शोरूम ही होंगे हार्डली। टियर 2 में और हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि हर गली मोहल्ले में अवेलेबल हों।
और यही सेम केस जो है कार्स के केस में है शोरूम में। फिर सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन आता है एक्सक्लूसिव से भी जब आप ऊपर चले जाएंगे कि आप कुछ सेलेक्टिव जगह का मतलब हो गया बहुत लिमिटेड जगह, आप चुनिंदा जगह आप खुद सेलेक्ट करोगे कि हमारी प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ अवेलेबल होंगे। जैसे कि अगर मर्सरीज का एग्जांपल लेते हैं तो मर्सरीज एक कार ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है। तो मर्सरीज के आप शोरूम देखोगे इवन शहर में भी नहीं है। मर्सरीज के जो शोरूम है वो सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में ही है मोस्टली, या हार्डली किसी जो है टियर 2 सिटी में होंगे, नहीं तो उनके जो है जो शोरूम्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। तो वो क्या है, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हर जगह नहीं है। वो गली मोहल्ले तो छोड़िए, शहर में भी, सारे शहर में भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या है, ये सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये ज़्यादातर जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं, हाई एंड और जो प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ये उनके लिए कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया ही कि मर्सिडीज जो है एक लग्जरी जो है कार ब्रांड है। फिर सेम आता है प्रमोशन के केस में। प्रमोशन के केस में हमको देखना पड़ता है कि किस हिसाब से हमको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। और फिर ये देखेंगे क्या क्या है, इसको हम पहले भी कल भी पढ़े थे, तो फिर से इन सब चीज़ों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। और किस हिसाब से आपको एडवर्टीज़मेंट करनी है प्रोडक्ट के हिसाब से, मास मार्केटिंग करनी है, टारगेट मार्केट मास एडवर्टीज़मेंट करना है, सेलेक्टिव करना है, पर्सनल सेलिंग पे फोकस करना है, या क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, किस हिसाब से स्ट्रेटजी बननी है, सब चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है सारा काम। अब फिर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड बजट, इन सब चीज़ों को ऊपर जितनी भी चीज़ें हमने बात की हैं उनको ध्यान में रख के अपना एक बजट बना सकते हैं, फाइनेंशियल बजट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपके पास जो फाइनेंशियल पूरा होता है, फाइनेंस वो लिमिटेड होता है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब, उन सब में फाइनेंस पैसा लगना ही लगना है। तो जब सब चीज़ में पैसा लगना है तो आप बहुत ध्यान से देखते हो कि आपका जो बजट है उस बजट से पार ना जाए। तो यहाँ पे भी आप स्ट्रेटजी बनाते हो। स्ट्रेटजी का मतलब हो गया आप ऊपर सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद अपना बजट एलोकेट करोगे कि हमको यहाँ इतना देना है, एडवर्टीजमेंट में इतना देना है, मतलब प्रमोशन में इतना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में इतना बजट लगा रहे हैं, प्रोडक्शन में इतना लगा है, प्रोडक्ट में इतना लगा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल प्लान, बहुत सिंपल है, सब जानते हैं, जहाँ प्लानिंग होगी वहाँ कंट्रोलिंग होगी। तो फाइनल स्टेज होता है कि प्लान के साथ साथ जो है कंट्रोल कैसे होगा, इन सब चीज़ों को भी हमको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। कंट्रोल ऐसा नहीं है कि जब सब कुछ हो गया फिर हम कंट्रोल करेंगे, नहीं, साथ में भी चल सकता है कि चीज़ों पर हम ध्यान देते रहें। एडवांटेज क्या होता है अब इसका, अगर आप स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान डेवलप कर ले रहे हैं, तो एक तरह से टॉप डाउन प्रोसेस है डेवलपिंग अ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लान। टॉप डाउन का मतलब हो गया कि ये ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो इसको बनाता है, और टॉप मैनेजमेंट जो बना दी है वो उसके नीचे के जितने हैं डिपार्टमेंट्स या उसके नीचे के जो लोग हैं मैनेजमेंट, वो सब इसको फॉलो करेंगे। मान लीजिए एक जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है उसने डिसाइड कर दिया, अब उसी को प्रोडक्ट डिपार्टमेंट और प्रमोशन, अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके नीचे के जो लोग हैं वो सब फॉलो करेंगे। और इसका जो प्लान होता है वो हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि जो भी मार्केटिंग प्रोग्राम है वो कंपनी के गोल और ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से सपोर्ट करें, और कंपनी पूरी तरह से जो है अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए, और जो मैसेज है कंपनी का वो कस्टमर के पास जो है अच्छे से पहुंच पाए। तो ये है, कहीं ना कहीं ये इफ़िशियंसी को प्लान बनाते ही हम इसीलिए हैं कि काम स्मूथ ढंग से हो पाए, इफ़िशियंट ढंग से हो पाए, और कहीं पे जो है हमारा वेस्टेज ना हो ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी हैं। और देखिए फिर वही है, रेवेन्यू जनरेट हो जाए, कैप्चर करें मार्केट को, मार्केट शेयर हो, एक्सपेंस को कम करें, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी वजह से हम प्लान बनाते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए आज भी 43 मिनट्स की लगभग वीडियो हो गई है, 44 मिनट्स की। यही कहने का मतलब है कि ये कोई लिमिटेड जो है टाइम में नहीं बन सकती, वीडियो लंबे होते हैं क्योंकि अच्छे से विथ एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।